इकलौता भाई था, तो उसके बाद जाहिर है कि बहुत ज़्यादा ही खुशियाँ मनाई गई। 5 बहनों के भाई होने के नाते उनमें कुछ थोड़ा सा नज़ाकत का अंसर जो है वो ज़रा ज़्यादा आ गया, और उनकी ज़बान जो है वो कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई। शायद आपको याद होगा, मैं खाना खाऊंगी, मैं बाहर जाऊंगी, मैं बाहर जा रही हूँ, तो मुझे याद है कि उनके वालिद हमारे खालू बहुत मेहनत करते थे उसके साथ। मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं पीऊंगा, और उसके साथ ये ड्यूटी मेरे जिम्मे भी लगाई गई कि आप जो है इसके साथ ये सिखाएं इसे। बहरहाल वक्त गुजरता गया। उसके बाद जब वो तकरीबन 12-14 साल का हुआ, तो 12-14 साल का होने के बाद उसमें जो एक सबसे बड़ी तब्दीली आई वो ये कि वो शायरी की तरफ राग़िब हुआ। हमारे यहाँ लोअर मिडिल क्लास के घरों में सबसे बड़ा मसला यही होता है कि किताबें रखने की कोई जगह नहीं होती, वो हम पेटियों पे या हमारे बिस्तर पर किताबें जो हैं वो बिखरी रहती हैं। तो ये आता उसमें से किताब देखता और ख़ास तौर पर अख्तर शिरानी को पसंद करता। वो अख्तर शिरानी उस वक्त कम से कम मैं भी नौजवान था, तो उसमें रुमानियत का जो अंसर था वो मेरे लिए भी कुछ थोड़ा सा मुतासिर करता था, मुझे भी। तो मैं इसे कहता था, यार तुम इसको अभी छोड़ो और इस किताब को पढ़ो। खासतौर पर मैं उसे साहिब लुधियानवी की तलखियां जरूर पढ़ाना चाहता था, लेकिन वो उस तरफ मायल ना हुआ। और अख्तर शिरानी को उसने बहुत ज्यादा पसंद किया, जबकि मैं उसे ये कहता था कि यार देखो, साहिब लुधियानवी ने जो कुछ लिखा है जिंदगी के हकायक के बारे में लिखा है, लेकिन उसका उस वक्त ये था अंदाज कि वो कहता था कि नहीं यार, ये अदब नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। अब उससे ये था कि मुझे एक वहशत भी होती थी कि जब वो अदब को प्रोपेगेंडा कह देता था, जबकि वो खालिस्तन अदब था और ऐसा अदब था कि आज तक जिंदा है, लेकिन उसका कहना था ये कि ये प्रोपेगेंडा है, मैं इसको पसंद नहीं करता। उसके नजदीक शायरी वही थी जो रुमानवी शायरी होती है। और हम देखते हैं कि जो उसकी हाइपोज में उसके हाइपोज हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि नेचर के साथ साथ एक रोमान का अंसर जो है वो बड़ा हमें शिद्दत के साथ उभरता हुआ मिलता है। फहीम असगर की जो दूसरी एक आदत थी वो ये थी कि फहीम असगर कभी भी अपनी शायरी दूसरों को सुनाना पसंद नहीं करता था। बहुत इसरार, जब मैं अशरफ, हसीब और मुख्तार साहब और राना तौफीक साहब हमसे इसरार करते थे कि यार कुछ सुनाओ शायरी, तो वो अव्वल तो टाल देता था। लेकिन उसका एक हाई को मुझे याद आ रहा है, बिल्कुल वो इसी तरह से शायरी को लेता था। उसका हाई को एक था, जिनको दावा है होंगे वो शायर, जिनको दावा है होंगे वो शायर, ये मेरे वास्ते फहीम असगर एक बहाना है खुद कलामी का। और ये इतना खूबसूरत है और वाकई उसकी ये तर्जमानी करता है कि ये बिल्कुल उसी तरह से ही उसका ये दावा था। अच्छा, मेरे नजदीक ये था कि मैं ये समझता था कि अदब जिंदा और फाल लोगों का एक अमल है। अदब
زندہ اور فعال لوگوں کا ایک عمل ہے، یہ انسان کو زندگی کی اعلیٰ حقیقتوں سے روشناس کراتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے فہیم اصغر بڑا ہوتا گیا، کیونکہ میرا تو اس سے ساتھ جب وہ 6 سال کا تھا، 5 سال کا تھا، اس وقت سے تھا، تو جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا ہم نے دیکھا کہ اس میں زندگی کی جو اعلیٰ قدریں ہیں اس سے اس کی شناخت جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، اور وہ ان روایتوں سے اور ان حقیقتوں سے اور ان قدروں سے واقف ہوتا چلا گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے کہ جو سچا ادب ہے اور سچی تنقید جو ہے، بعض لوگوں کے یہاں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ایک نام نہاد نفیس لوگ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک شغل کے طور پر اس کو لیتے ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ زندگی کی حقیقتوں سے جڑنے کا نام ہے، اور جب شاعر یا ادیب ان زندگی کی حقیقتوں سے جڑ جاتا ہے اور پھر نہ صرف جڑتا ہے بلکہ اس کی عکاسی کرتا ہے، اپنے موضوع کو، اپنے موروث کو اپنے موضوع کے ساتھ ملا کر اور ایک تخلیقی عمل کے ساتھ گوندھ کر اس کو جب وہ سامنے لاتا ہے تو وہ ایک اس طرح کی چیز بن کے سامنے آتی ہے کہ جس میں، اچھا بات صرف یہیں پہ نہیں بلکہ ایک حقیقی شاعر، ایک سچا شاعر ایک ویژن بھی دیتا ہے